खबरनामे के आगाज में आपको बताएं, अमरीकी डॉलर आसमान पर, स्टॉक मार्केट जमीन पर। डॉलर के सामने रुपया कमजोर से कमजोर होने लगा। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.07 महंगा होकर ₹187.70 पर फरोख्त हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के आगाज पर स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी के बादल छाए हुए हैं। बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे सैयद रिजवान आलम से। रिजवान बताइए। देखिए, बिल्कुल जो तवील छुट्टियों के बाद जो है जैसी करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट खुली है, शदीद दबाव का शिकार नजर आ रहा है रुपए की कदर भी और स्टॉक मार्केट भी। तो वजह यही बताई जा रही है कि चूंकि नई गवर्नमेंट के पास कोई ठोस हिकमत अमली अभी तक ऐसी नहीं है कि माशी मुश्किलात पर उसकी काबू पा सके, उसकी वजह से काफी बेयकीनी है। फिर सियासी सूरत हाल भी गर्म हो रही है मुल्क की। ये सब चीजें जो है वो सरमायाकारों को परेशान किए रखी है और इस वजह से हम देख रहे हैं कि आज इंटरबैंक मार्केट में डॉलर जो है वो ₹187.70 का हो गया है। ₹1.07 की कदर में इजाफा हुआ है। इसी के साथ साथ ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर जो है वो 188 को तजावज कर गया है, ₹1 महंगा हो चुका है। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल बहुत ज्यादा खराब है। वहाँ पे 1000 पॉइंट की मंदी जो है वो रिकॉर्ड की गई और स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स जो है वो 44,000 पॉइंट की हद भी बरकरार नहीं रख सका। जी रिजवान, अपडेट करने के लिए आपका शुक्रिया। अब ये बताएं कि पाकिस्तान और IMF के दरमियान 7वें इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात कतर में होने का इम्कान है। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है कि हुकूमत पेट्रोल और बिजली सब्सिडी मरहलावार ख़त्म करने पर गौर कर रही है। ये प्लान इन मुज़ाकरात में पेश किया जाएगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। अब शकील, मुज़ाकरात कब शुरू होंगे और किन मामलात पर बात होगी? देखिए, ये अगले हफ्ते मुज़ाकरात शुरू होने का इम्कान है। 18 मई की टेंटेटिव डेट बताई जा रही है, लेकिन हतमी तौर पर ऑफिशियली मुज़ाकरात का जो मकाम है या तारीख है वो अनाउंस नहीं की गई। लेकिन ये बात तय है कि इसी माह पाकिस्तान और IMF के इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात होंगे। 7वां इक़्तिसादी जायजा जो है वो मुकम्मल किया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के नुमाइंदा जो हैं ईस्टर पेरेज रोइस, उनसे हमारी बात हुई। उनका कहना था कि IMF पाकिस्तानी हुकाम से बातचीत के लिए इसी माह एक मिशन भेजेगा। 7वें इक़्तिसादी जायजा को आगे बढ़ाने के लिए पॉलिसी पर बातचीत होगी। और साथ साथ ये भी है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल और डीजल और बिजली पर जो सब्सिडी है वो मरहलावार खत्म करने पर गौर कर रही है, क्योंकि IMF की पेश की शर्त है कि जो अनफंडेड सब्सिडीज हैं उनको खत्म किया जाए। और इस हवाले से वज़ारत ख़ज़ाना ने जो काम शुरू कर दिया है। इस वक्त जो पेट्रोलियम पर मसनूआत पर जो सब्सिडी है वो 65 अरब रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। पेट्रोल पर 21 अरब और डीजल पर 44 अरब रुपए की, और माहाना तकरीबन 103 अरब रुपए बनते हैं। तो ये हुकूमत के लिए बड़ा बोझ है। बिजली पर भी 5 रुपए यूनिट सब्सिडी जा रही है। तो IMF का कहना है कि पहले ये सब्सिडी खत्म की जाए, उसके बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील अहमद, अपडेट किया आपने। हुकूमत बदली, वक्त बदला, लेकिन अवाम के हालात बदले ना ही महंगाई का तूफान थमा। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद वाले भी खाने पीने की अशिया की होशरुबा कीमतों से परेशान हैं। वहाब कामरान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई के लगातार वार सह सह कर तो इस्लामाबादियों की भी चीखें निकल गईं। ईद के बाद तो हालात और भी खराब हो गए। चिकन का गोश्त 420 से बढ़कर 570 रुपए किलो हो चुका। लीमू 600 रुपए फी किलो से 1200 रुपए तक पहुंच गया। बीफ 800 जबकि मटन 1300 रुपए किलो मिल रहा है। कुकिंग ऑयल 480, चीनी 90, आलू 50 जबकि प्याज और टमाटर 120 रुपए में किलो मिल रहे हैं। अवाम कहते हैं महंगाई ने तो जीना मुहाल कर दिया। पहले एक महीने का राशन लेते थे, अब दिन ब दिन जितना जरूरत होती है उतना लेके जाते हैं। रमजान से अब ज्यादा महंगी है। आज फल सब्जी हर चीज महंगी मिली है। डेली बेसिस पे 20 से 25 रुपीज़ जो है ना इजाफा हो रहा है। हुकूमत को इनिशिएटिव ले और महंगाई कम करे, क्योंकि हुकूमत आई थी महंगाई खत्म करने के लिए। बाजारों में अंधेर नगरी आखिर है क्यों? पूछें तो दुकानदारों ने मलबा डॉलर पर डाल दिया, जबकि होलसेलर कहते हैं सारा किया धरा टैक्सों का है। एक चीज कराची से यहाँ पे आती है तो उसका किराया इतना हाई हो जाता है, दिन ब दिन डॉलर ऊपर ही जा रहा है, नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। काफी जैसे लोबिया हो गया, ऑयल के केमिकल्स और बेनोला वगैरह हो गया, वो भी होती है तो उसके ऊपर खर्चा बढ़ता है, साथ ही महंगाई बढ़ जाती है। पाकिस्तान में तो ना पाम ऑयल है ना कोई चीज है, सबसे ज्यादा चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। अवाम कहते हैं महंगाई ने अच्छे भले सफेद पोशों को भी गुर्बत की लकीर में धकेल दिया है। घी हो, दालें या पीने की कोई और चीज, महंगाई अवाम के लिए मसला नहीं, मुस्तकिल अज़ाब बन चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ वहाब कामरान, समा, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी की बरामद पर पाबंदी आयद कर दी। शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि आवाम की ज़रूरत पहले पूरी और कीमत मुस्तहकम की जाए। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं उस्मान खान से। उस्मान, बताइएगा वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद क्या कहना है इस हवाले से?
جی بالکل، ملک میں چینی کا ذخیرہ اور قیمت مستحکم رکھنے کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے یہ بڑا فیصلہ کیا گیا ہے کہ چینی کی ایکسپورٹ پر پابندی لگا دی گئی ہے اور یہ ہدایت کی گئی ہے کہ عوام کی ضرورت کو پہلے پورا کرنا ہے اور قیمت کو مستحکم رکھنا ہے۔ وزیر اعظم نے ایکسپورٹ پر پابندی کے ساتھ ہی اسمگلنگ کے خلاف سخت اقدامات کا بھی حکم دے دیا ہے۔ ذخیرہ اندوزوں، ناجائز منافع خوروں اور مصنوعی قلت پیدا کرنے والوں سے سختی سے نمٹنے کی ہدایت کی گئی ہے اور شہباز شریف نے اپنے احکامات پر مؤثر عمل درآمد سے مسلسل آگاہ کرنے کی بھی متعلقہ ادارے کو ہدایت کی ہے اور یہ بھی کہا گیا کہ غفلت اور کوتاہی ہوئی تو متعلقہ افسر اور عملہ ذمہ دار ٹھہریں گے اور فوری طور پر قیمتوں کو مستحکم رکھنے کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے۔ بہت شکریہ عثمان خان آپ کا۔ اور وزیر اعظم کے اعلان کے باوجود پنجاب سے خیبر پختونخوا کو آٹے کی سپلائی معمول کے مطابق شروع نہ ہو سکی، جس سے قیمتوں میں اضافہ بھی برقرار ہے۔ پشاور میں آٹا کس قیمت پر فروخت ہو رہا ہے، یہ جانتے ہیں سما کے نمائندے عبدالرحمان سے۔ بتائیے عبدالرحمان۔ اس وقت ہم رامپورہ مارکیٹ جو کہ پشاور کی سب سے بڑا آٹا مارکیٹ ہے یہاں پر موجود ہے اور یہاں بدستور جو 20 کلو کا تھیلا ہے آٹے کا وہ 1400 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ یہاں کے تاجروں سے ہماری بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ سپلائی بند ہونے کی وجہ سے یہ ریٹ 1400 ہوا ہے، ورنہ نارمل جو ہے یہ 12، 12.5 اور زیادہ سے زیادہ 1300 تک یہ ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ جو چور راستوں سے ہیں وہ آٹا منگوانے پر مجبور ہیں، جس کی وجہ سے ان کو جگہ جگہ جو ہے وہ بھتہ دینا پڑتا ہے، جگہ جگہ ان کو چیک پوسٹوں پہ پیسے دینے پڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے جو اخراجات ہیں ٹرانسپورٹیشن کے وہ بڑھ جاتے ہیں اور انہیں مجبوراً یہاں پشاور میں مہنگا آٹا فروخت کرنا پڑ رہا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت جلد از جلد جو ہے فلور ملوں کے لیے گندم پالیسی کا اعلان کرے اور پنجاب سے آٹے اور گندم پر جو عائد پابندی ہے غیر اعلانیہ، حالانکہ وزیر اعظم نے اس حوالے سے اقدامات اٹھانے کا وعدہ بھی کیا لیکن ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ عبدالرحمان اپڈیٹ کر رہے تھے۔ رمضان اور عید ختم ہو گئی لیکن مرغی کے گوشت کی قیمتیں قابو میں نہیں آ رہی۔ کراچی میں قیمتیں 600 روپے کلو تک جا پہنچی ہے۔ شہری اس کا ذمہ دار مافیا کو قرار دینے کے باوجود مرغی کا مہنگا گوشت خرید رہے ہیں۔ خورشید عالم کی رپورٹ۔ رمضان اور عید کے بعد جو لوگ مرغی کے گوشت کی قیمتیں نیچے آنے کی آس لگائے بیٹھے تھے ان کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہے۔ چکن کی قیمتیں زمین پر آنے کے بجائے 7ویں آسمان پر جا پہنچی ہیں۔ شہری حکومت اور مافیا کو مہنگائی کا ذمہ دار تو قرار دے رہے ہیں لیکن خریداری سے بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے۔ حکومت جو بھی آتی ہے وہ یہی کام دن سے دن سب چیز بڑھاتی ہے۔ ایک دن کی واقعات ہو نا، چلو ایک حکومت گئی دوسری تو نیچے کرے، اب یہ آ گیا ماشاءاللہ، دیکھو مرغی بھی کوئی بھی نہیں کھا سکے گا، اتنا تو نہیں ہے جتنی یہ حد کر رہے ہیں۔ اب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، نہ مرغی والے کو نہ کسی کو۔ یہ مافیا ہے پورا، جب دل چاہتا ہے بیچ میں تو 220 روپے کلو گوشت ہو گیا تھا اور اب 600 روپے کلو گوشت دے رہے ہیں۔ دکانداروں نے قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار آڑھتیوں اور بڑے فارمرز کو قرار دیا ہے۔ پہلا فیکٹر جو ہے نا مرغی کا وہ طلب و رسد کا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مرغی شارٹ ہے آج کل۔ دوسرا یہ ہے کہ مرغی کے جو کام ہو گیا نا وہ بڑے ہاتھوں میں چلا گیا، انویسٹرز میں بہت زیادہ بڑے آ گئے ہیں تو اپنی مرضی سے مرغی کے ریٹ وہ بیچتے ہیں۔ انہوں نے واٹس ایپ گروپس بنائے ہوئے ہیں، وہ اپنی مرضی سے فارم کا ریٹ کھولتے ہیں، کمیشن کے ریٹ پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا۔ فارمرز کو پابند کیا جائے، آڑھتیوں کو پابند کیا جائے کہ اس جو آپ نے ریٹ کھولا زندہ مرغی کا وہ ہمیں دیں، ہم اس ریٹ پہ بیچیں گے۔ کراچی میں مرغی کا گوشت ایک ہفتے کے دوران 100 روپے تک مہنگا ہو کر 600 روپے فی کلو میں فروخت ہو رہا ہے، جبکہ کمشنر کراچی کی دی ہوئی ریٹ لسٹ پر عمل نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے شادیوں کے سیزن میں بھی قیمتیں نیچے آنے کی امید نہیں ہے۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ خورشید عالم، سما، کراچی۔ اب یہ بتائیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے ایبٹ آباد جلسے میں ایک بار پھر حکومت پر تنقید کی، کہا کپڑے بیچ کر آٹا دینے کا ڈرامہ بند کیا جائے، جتنا پیسہ چوری کر کے باہر بھیجا ہے اس میں سے آدھا لے آئیں، ہم گندم سستی کر دیں گے۔ ممکنہ لانگ مارچ پر بات کرتے ہوئے کہا حکومت جتنے مرضی کنٹینر کھڑے کر دے، 20 لاکھ لوگ اسلام آباد آئیں گے۔ جو امریکہ سے سازش کر کے ہمارے پہ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ شامل تھے یہاں کے میر جعفر اور میر صادق۔ میر جعفر جو مسلمانوں کا مغلوں کا گورنر سراج الدولہ تھا، اس کا سپہ سالار تھا، کمانڈر ان چیف تھا، اس نے انگریزوں کے ساتھ مل کے غداری کی سراج الدولہ سے۔ یہ غداروں نے آج یہ کیا پاکستان سے۔ سازش کے بعد مداخلت ہوئی، جس کو انہوں نے پرائم منسٹر بنایا اور جس کے بیٹے کو چیف منسٹر بنایا، ان کے اوپر 40 ارب
रुपए के करप्शन के केस हैं। बिल्ले को बैठा दे दूध की हिफाजत करने के लिए। मैं कहूँ ना मैं तीतर हूँ ना मैं पटेल हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। शहबाज शरीफ ये ड्रामे खत्म करो, तुम्हें लोग पहचान गए हैं। ये जो इसने आगे कहा कि मैं अपने कपड़े भी उतार दूंगा आटा सस्ता करने के लिए, शहबाज शरीफ खुदा के वास्ते कपड़े ना उतारना, हम खौफ से मर जाएंगे। एक काम कर दो, जो तुमने पैसा चोरी करके बाहर लेके गए हो बस वो आधा ही पैसा ले आओ, हम गंदम की कीमत खुद ही नीचे कर देंगे। जितने मर्जी कंटेनर खड़े कर दे, 20 लाख लोग इस्लामाबाद आएंगे। इंसानों का जुनून आने वाला है। एक आवाज होगी, हमें हकीकी आजादी चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के एबटाबाद में खिताब को मुल्क के खिलाफ साजिश करार दे दिया। रियासत, आइन और इदारों को चैलेंज करने पर कार्रवाई का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इमरान खान के खिताब पर सख्त रद्द अमल का इजहार किया है। कहा, इदारों के खिलाफ साजिशी बयानियाँ गढ़ने वाला असल में मीर जाफ़र और मीर सादिक है। एक शख्स की आना, तकब्बुर और झूठ पर पाकिस्तान कुर्बान नहीं कर सकते। इमरान खान ने पहले मईशत डुबोने की साजिश की, अब खाना जंगी कराने की कोशिश कर रहा है। मुल्क में खाना जंगी की साजिश कुचल देंगे। 22 करोड़ अवाम, आइन और कौमी इदारे एक शख्स के गुलाम नहीं। इमरान खान ने बहुत झूठ बोल लिया, अब इन्हें सच्चाई का सामना करना होगा। पाक फौज को सियासी गुफ्तगू से दूर रखा जाए, ISPR ने फिर वाज़े कर दिया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है, मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में घसीटने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। गैर मुसद्दिका और इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं, जो किसी भी तौर पर मुल्क व कौम के हक में नहीं। उस्मान खान रिपोर्ट करेंगे। मुसल्लह अफवाज को सियासी गुफ्तगू में ना घसीटा जाए, गैर मुसद्दिका और इश्तियाल अंगेज बयानात इंतहाई नुकसानदेह हैं, ISPR ने फिर वाज़ेह कर दिया। ISPR के मुताबिक हालिया चंद दिनों के दौरान मुसल्लह अफवाज और उनकी क़यादत को मुल्क में जारी सियासी गुफ्तगू में घसीटने की दानिस्ता कोशिशें की गयी। ये कोशिशें बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर बाद सियासी शख्सियात, चंद सहाफ़ियों और तज्जिया कारों ने अवामी फोरम्स और सोशल मीडिया समेत मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर की हैं। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक ऐसे गैर मुसद्दिका, हत्तक आमेज और इश्तियाल अंगेज बयानात किसी भी तौर मुल्क और कौम के हक में नहीं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मुसल्लह अफवाज को ऐसे गैर कानूनी और गैर अखलाकी अमल से दूर रखा जाए। ISPR ने तवक्को जाहिर की है कि सब कानून की पासदारी करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि इक़्तिदार से बेदखली पर इमरान खान ज़हनी तवाज़ुन खो चुके हैं। सज़ा से बचने के लिए कौमी इदारों को मुतनाज़ बना रहे हैं। कौमी सलामती दाव पर लगाने का खमियाजा इमरान खान को खुद भुगतना होगा। इसी के ऊपर बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। संजय, क्या कहना है आसिफ अली जरदारी का मज़ीद? जी बिल्कुल, आसिफ जरदारी ने मज़ीद कहा है कि इमरान खान की इस हर्जा सराई के पीछे करप्शन के केसेस और फॉरेन फंडिंग केस का जो खौफ है, जिनमें सजा से बचने के लिए इमरान खान कौमी इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ जरदारी ने मज़ीद कहा है कि इमरान खान इक़्तिदार खोने के बाद ज़हनी तवाज़ुन भी खो बैठे हैं और इसलिए वो इदारों के खिलाफ ऐसी बातें कर रहे हैं। इमरान खान ने तमाम हदें पार कर दी हैं और अब इस मैच पर मुल्क को पहुंचा दिया है। इससे मुल्क के जो दुश्मन हैं उनको फ़ायदा होगा। इमरान खान के जो बयानात हैं उनकी उन्होंने पुरजोर मजम्मत की है और साथ ही साथ जो हुकूमत वक्त है, जो इत्तेहादी, उनसे कहा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इदारों को हवाले से मजीद कहा है कि इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश न की जाए। इदारे पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इमरान खान ने पहले जो साजिशी बयानिए को जो है वो आवाम के जज्बात बरसाने की कोशिश की, लेकिन जब उसमें नाकाम हुए तो अब इदारों के खिलाफ हर्जा सराई कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया संजय आपका। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि हुकूमत पर जितनी मर्जी तनकीद करे लेकिन रियासत पर कोई बात नहीं होनी चाहिए। मुल्की इदारों के खिलाफ कोई बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम औरंगज़ेब का कहना था, इमरान खान होश के नाखून लें और अगले साल इलेक्शन का इंतजार करें। मीडिया के ऊपर जो कंटेंट है वो मैं समझती हूँ कि हम लोगों ने जो आज़ादी राय है उसके ऊपर जो उसकी पाबंदी के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी किस्म की कतलगन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, बल्कि मगर इसके साथ साथ जो आज़ादी राय की आज़ादी है उसके साथ जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है जितनी बड़ी ये आज़ादी है। तो हम सबको चाहिए कि वो बयान, वो चीज़ें, वो इंसाइट वायलेंस करना जो रियासत को कमज़ोर करे, हुकूमत पर तनकीद करें, जितनी मर्जी तनकीद करें, लेकिन जब रियासत को, अदारों को कमज़ोर करने की
बात आए, अदारे आपसे सवाल पूछें, इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल पूछे तो आप गाली दो। आइन की हिफाजत के लिए अदालतें खुलें। जब तुम चिपटे हुए थे, तुम हमला कर रहे थे आइन पे, तो तुम उसको गाली दो। ये अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इमरान खान साहब को भी चाहिए कि आप अकल के नाखून लें। तहरीक इंसाफ ने हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च के प्लान को हतमी शक्ल दे दी। पार्टी ज़राए का दावा है कि 15 लाख अफराद को इस्लामाबाद लाया जाएगा। कायदीन की गिरफ्तारियों की सूरत में मुतबादिल मंसूबा भी तैयार कर लिया गया। अब्बास शबीर रिपोर्ट करेंगे। PTI ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक में बड़ा इकदाम उठाने की ठान ली। इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च का प्लान फाइनल। मुल्क भर से काफिले विफाकी दारुल हुकूमत आएंगे। पार्टी ने लॉन्ग मार्च में 15 लाख लोगों को लाने का मंसूबा तैयार कर लिया। तहरीक इंसाफ के ज़राए बताते हैं खैबर पख्तूनख्वा से 5 लाख, पंजाब और सिंध से 6 लाख मुजाहिरीन को इस्लामाबाद लाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से भी 1 लाख कारकुन लॉन्ग मार्च में शिरकत करेंगे। पार्टी ज़राए के मुताबिक लॉन्ग मार्च के ऐलान के साथ ही बड़े शहरों को जाम करने का भी मंसूबा है। इसके लिए मुकामात का तयन भी हो गया। राना सनाउल्लाह, आप जो गीदड़ भगवियाँ लगा रहे हो, आप तैयार हो जाओ। आपने किसी भी तरीके से इस मार्च को रोकने की कोशिश की कि ये मुल्क जो है सारा जैम हो जाएगा। कायदीन को गिरफ्तारियों से बचने की हिदायत। गिरफ्तारी की सूरत में मुतबादिल क़यादत कारकुनान को हिदायत देगी और शदीद एहतजाज किया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है कि आइन और कानून के दायरे में जलसे होंगे तो ठीक, किसी को अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि पुरअमन एहतजाज हर किसी का हक है। एहतजाज करे मगर कानून के दायरे में रहते हुए अफरा तफरी या अनारकी फैलाने की कोशिश की तो कानून हरकत में आएगा। तहरीक इंतशार वाले कहते हैं लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान एहतजाज नहीं इंतशार की कॉल दे रहे हैं। वफाकी वजीर शरी रहमान की तनकीद। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली को अफसोसनाक करार दिया। कहती हैं इमरान खान मुल्क को सन 2000 की तरफ ले जा रहे हैं। जलसों में तशद्दुद और इंतशार पर उकसाया जा रहा है। इमरान खान सियासत बचाने के लिए खतरनाक रुझान पैदा कर रहे हैं। अब आपको ये खबर दें कि पंजाब में आईनी बहरान संगीन होने का इम्कान है। गवर्नर पंजाब आईनी तौर पर 36 घंटे के मेहमान। सदर नए नाम की मंजूरी ना दी तो स्पीकर परवेज इलाही कायम मकाम गवर्नर बन जाएंगे, जो वजीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। बात करते हैं समा के नुमाइंदा खुसूसी आसिम नसीर हमारे साथ हैं। आसिम, क्या सूरत हाल बनने जा रही है पंजाब में, क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब में आइनी एक और बहरान की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि गवर्नर पंजाब की जो तैनाती है उसकी ताहाल जो है सदर ममलिकत की तरफ से नए नाम के ऊपर मंजूरी नहीं हुई। कल रात 12 बजे जो है पंजाब में गवर्नर जो है वो अपना आइनी तौर पर ओहदे से अलग हो जाएंगे। रात को 12 बजे तक का टाइम है और अगर वो ओहदे से अलग होते हैं तो फौरी तौर पर स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही जो है वो गवर्नर पंजाब का कायम मुकाम गवर्नर पंजाब का ओहदा संभालेंगे और जैसे ही वो कायम मुकाम गवर्नर बनते हैं तो उसके बाद डिप्टी स्पीकर जो है वो स्पीकर बन जाते हैं। तो इस तमाम सूरत हाल में अगर वो स्पीकर बनते हैं तो वो फौरी तौर पर ज़राए ये बता रहे हैं कि वो पंजाब असेंबली का इजलास तलब करेंगे 2 सोमवार मजारी, जिसके बाद स्पीकर के खिलाफ जो तरीके अदम इत्वाद है वो लाई जाएगी। और उसमें क्योंकि एक जानिब इलेक्शन कमीशन में मुनहरिफ अरकान का केस भी कर लगा हुआ है और उसमें भी आने वाले दिनों में देखा ही जा रहा है कि अगर कोई उनके खिलाफ फैसला आता है तो जल्द से जल्द जो है स्पीकर के खिलाफ तरीके अदम इत्वाद में भी उनकी वोटिंग कराई जाए, ताकि जो जब उन्हें अगर DCT होना है तो उससे कबल वो स्पीकर को भी ओहदे से अलग कर दे। ठीक है, सूरत हाल बताने के लिए आपका शुक्रिया आसिम नसीर। नामजद गवर्नर पंजाब अलीगौर रहमान का ताल्लुक जनूबी पंजाब के ज़िले भावलपुर से है। नई जिम्मेदारी संभालने के बाद नामजद गवर्नर पंजाब को किन चैलेंजेस का सामना होगा और जनूबी पंजाब की तामीर और तरक्की के लिए क्या इकदाम उठाए जाएंगे, मियां अलीगौर रहमान ने समा के नुमाइंदे एहसन अंसारी से गुफ्तगू की है। आइए देख लेते हैं। मुस्लिम लीग नून की क़यादत की जानिब से सीनियर रहनुमा बलीगुर रहमान को गवर्नर पंजाब के लिए मुंतखब कर दिया गया है। सर बताइएगा क्या चैलेंजेस होंगे अब आपके लिए? हमेशा ये मुकद्दम रहा है कि तमाम इंसानियत की बेहतरी के लिए इंशाल्लाह काम करना है और पूरे पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। वहाँ जनूबी पंजाब का बिलखसूस बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी होगी कि मैं इसको भी फोकस में रखूँ। अहम ओहदे के साथ तालीम बहुत जुड़ी हुई है। गवर्नर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ का जहाँ चांसलर होता है वहाँ पे तालीम का जो मेरा साहब का तजर्बा भी रहा, बहैसियत वफाकी वज़ीर तालीम
تو میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ تعلیم ہمارا فوکس رہے. بلی صاحب، تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر جنوبی پنجاب دیکھا جائے ایگریکلچر لینڈ بھی ہے، پانی کی کمی ہے، یہاں پر پانی کی پوری نہیں کی جا رہی کمی. پلان آپ نے بنایا ہے، ٹائم تو بہت کم ہے، کیا کوئی پلانز بھی ہیں؟ جی بالکل. ہمارے جس طرح میں نے عرض کیا کہ 2018 کی تک جو گورنمنٹ چلی اس میں بھی آپ نے دیکھا کہ میلسی سائفن میں نئی ٹیوب ڈالی گئی جو کہ اربوں روپے کا پروجیکٹ تھا، اور جس سے ہمارے پاس بہاولپور میں پانی آنا ممکن ہوا، جو خاص طور پہ سنتاس معاہدے کے بعد ہو جانا چاہیے تھا اور اس معاہدے کا حصہ تھا، لیکن اس میں کمی رہ گئی تھی. تو یہ چیزیں انشاءاللہ جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی ترجیح ہے. یقیناً وقت بہت کم ہے، چیلنجز بہت زیادہ ہیں، مگر گورنر پنجاب اس کے ساتھ ساتھ پر امید بھی دکھائی دے رہے ہیں. جی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیر اعظم کو حنیف عباسی کو بطور معاون خصوصی تقرری پر نظر ثانی کا حکم دے دیا. شیخ رشید کی جانب سے حنیف عباسی کو آج ہی کام سے روکنے کی استدعا مسترد. فواد چودھری اور شہباز گل کو گرفتار نہ کرنے کے حکم پر 12 مئی تک توسیع. چیف جسٹس نے عدالتوں پر الزام تراشی کا شکوہ بھی کیا. ریمارکس دیے، اگر آپ کو ہم پر اعتماد نہیں تو کیس کسی اور عدالت بھجوا دیتے ہیں. سہیل رشید کی رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں حنیف عباسی کی تقرری کے خلاف شیخ رشید اور مقدمات کے خلاف پی ٹی آئی رہنماؤں کی درخواستوں پر الگ الگ سماعت. چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جلسوں میں عدالتوں پر الزام تراشی کا ذکر چھیڑ دیا. درخواست گزاروں سے پوچھا، پہلے یہ بتائیں آپ کو ہم پر اعتماد بھی ہے یا نہیں. چیف جسٹس نے کہا، جلسوں میں عدالتوں پر الزام تراشی کی جاتی ہے. کل بھی جلسے میں کہا گیا کہ عدالتیں رات 12 بجے کیوں کھولی گئیں. ورکرز کو پیغام دیا گیا کہ عدالتیں آزاد نہیں. اگر کسی کو اس عدالت پر اعتماد نہیں تو بتا دے. 9 اپریل کو 4 درخواستیں آئیں. ایک میں کابینہ کو لیٹر پبلک کرنے سے روکنے کی استدعا بھی تھی. کیا کسی ایک بھی درخواست پر آرڈر جاری ہوا؟ شیخ رشید نے اسی وقت عدالت پر اعتماد کا اظہار کر دیا. پیغام عمران خان تک پہنچانے کا بھی وعدہ کیا. جو کچھ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں عمران خان تک پہنچاؤں. عمران خان نے جو بات کہی ہے وہ ایک مختلف زاویے سے کہی گئی ہے. عدالت نے حنیف عباسی کو فوری کام سے روکنے کی استدعا مسترد کر دی اور وزیراعظم کو تعیناتی پر نظر ثانی کی ہدایت کرتے ہوئے سماعت 17 مئی تک ملتوی کر دی. عدالت نے شہباز گل اور فواد چودھری کو گرفتار اور ہراساں نہ کرنے کے حکم میں بھی 12 مئی تک توسیع کر دی. اور اب آپ کو بتائیں کہ پشاور FIA سائبر کرائم ونگ کی کارروائی. سوشل میڈیا پر مریم نواز کی جعلی ویڈیوز شیئر کرنے کے الزام میں PTI کارکن کو گرفتار کر لیا گیا ہے. اسی کے اوپر بات کر لیتے ہیں سجاد حیدر سے. جی سجاد، آگاہ کیجیے اس بارے میں. ناظرین کو بتائیں کہ پشاور FIA سائبر کرائمز ونگ کی کارروائی سامنے آئی ہے. سوشل میڈیا پر مریم نواز کی جعلی ویڈیوز شیئر کرنے کے الزام میں PTI کارکن کو گرفتار کیا گیا ہے. سجاد حیدر، بتائیے گا اس بارے میں. جی بالکل، FIA سائبر کرائم ونگ نے جو ہے پشاور کے علاقے وسط روڈ پہ کارروائی کی ہے اور ایک ملزم فیاض کو جو ہے گرفتار کیا ہے. FIA کے سب انسپیکٹر کی مدعیت میں یہ جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے اور اس ملزم پر الزام ہے کہ اس نے اپنے سوشل میڈیا ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے ایک تشہیری مہم چلائی ہے مریم نواز کے خلاف، جس میں جو ہے جعلی غیر اخلاقی اور نازیبا ویڈیو جو ہے شیئر کی گئی تھی، جس کے خلاف جو ہے اس کے پر جو ہے مقدمہ درج کیا اور اس کو گرفتار کیا گیا ہے. جبکہ اس کو جو گرفتار کرنے کے بعد جو ہے مقامی عدالت میں پیش کیا گیا. عدالت نے جو ہے 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پہ جو ہے ملزم کو جو ہے جیل بھیج دیا ہے. FIA کی جانب سے جو ہے یہ کارروائی جو ہے پشاور میں کی گئی. بہت شکریہ سجاد حیدر آپ کا. جامعہ کراچی دھماکے میں ہلاک چینی اساتذہ کی آخری رسومات کراچی کے علاقے گولی مار کے شمشان گھاٹ میں ادا کی جا رہی ہیں. حکومت پاکستان کی جانب سے آخری رسومات کے انتظامات کیے گئے ہیں. بات کرتے ہیں شاہنواز علی قادری ہمارے ساتھ ہیں. شاہنواز، بتائیے کہ آخری رسومات میں کن کن اہم شخصیات نے شرکت کی ہے؟ دیکھیں 26 اپریل کو کراچی یونیورسٹی کے اندر چینیز وین کے اوپر ایک خودکش حملہ کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں 3 چائنیز اساتذہ اور ایک پاکستانی ڈرائیور ہلاک ہو گئے تھے. اب 13 دن بعد غیر ملکی جو چائنیز اساتذہ تھے ان کی آج آخری رسومات ادا کی جا رہی ہیں. میں اس وقت گارڈن کے شمشان گھاٹ کے باہر ہی موجود ہوں، جہاں آج سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رسومات ادا کی گئی ہیں. اس تقریب کے اندر جو ہے غیر ملکی جو وفد ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے. اس کے علاوہ IG سندھ، اس کے علاوہ CM سندھ بھی یہاں پر آخری رسومات میں انہوں نے شرکت کی ہے. اس وقت یہاں پر آخری رسومات ادا کر دی گئی ہیں اور جو ہے جو دیگر جو افسران تھے وہ یہاں سے جانا شروع ہو چکے ہیں. جی، تفصیل کے لیے شکریہ شاہنواز. موسم کی بات کریں گے. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم گرم اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق میدانی علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے. 24 گھنٹے کے دوران جیکب آباد میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کراچی میں آج موسم گرم اور مرطوب رہے گا. کراچی میں کل سے گرمی کی شدت بڑھ جائے گی اور 11 مئی سے کراچی سمیت اندرون سندھ میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا گیا ہے.
जहलम वालों तैयार रहो, मैं कल आ रहा हूँ। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का वीडियो पैगाम, कहा साजिश के जरिए लाई गई इम्पोर्टेड हुकूमत हमें मंजूर नहीं है। मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए आपने मेरा साथ देना है। इमरान खान ने जहलम के अवाम को जलसे में भरपूर शिरकत की दावत दी। मंगल को मैं जेलम आ रहा हूँ। शहीदों का शहर है, गाजियों का शहर है, और उधर मैं क्यों आ रहा हूँ कि मैं सबको आपको तैयार कर रहा हूँ। इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए आपने मेरे साथ शिरकत करनी है। जब मैं इस्लामाबाद आपको कॉल दूंगा, मेरा मकसद आने का ये है कि आप सबको आगाह करूँ कि ये जो एक बैरूनी साजिश के तहत एक चोरों की इम्पोर्टेड हुकूमत हमारे पे मुसल्लत की गई है, ये नामंजूर है हमारे लिए। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि आप सब उस जलसे में शिरकत करेंगे जिधर मैं मज़ीद आपसे बातचीत करूँगा। शुक्रिया। MQM ने कराची के इलाके मलीर और नॉर्थ नाज़िमाबाद में बल्दियाती हल्का बंदियाँ चैलेंज कर दी। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार को एतराज़ कुनंदा को फरीक बनाने की हिदायत कर दी है। MQM की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अहम इलाकों में गैर मुतवाज़ी आबादी पर मुश्तमिल हल्का बंदियाँ की गई। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से ये हिदायत की गई है कि दरख्वास्त गुजार एतराज़ कुनंदा को फरीक बनाए। तो मलीर और नॉर्थ नाज़िमाबाद में बल्दियाती हल्का बंदियाँ चैलेंज कर दी गई हैं। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत का जाना और इमरान खान का 2/3 अक्सरियत से आना ठहर गया है। कराची में गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि MQM से ताल्लुक़ रखने वाली नामजद गवर्नर नसरीन जलील भारतीय हाई कमीशन से मदद मांग चुकी हैं। ये ना हो कि गवर्नर हाउस में कायदे आज़म की जगह गांधी जी की तस्वीर लगा दी जाए। हमारी हुकूमत तो बैनुल-अक़वामी साजिश के तहत और मुकामी मुदाखलत के तहत गिरा दी गई। ये हुकूमत जो जाएगी, अब इसका जाना ठहर गया है। सुबह गया या शाम गया, इमरान खान का आना भी ठहर गया है और 2/3 मेजॉरिटी से आना ठहर गया है। जो खातून बनी है, जिस तरीके से उन्होंने मदद के लिए इंडियन हाई कमीशन को ख़त लिखा, तो अल्लाह खैर करे इस गवर्नर हाउस के ऊपर। हमें तो कायदे आज़म की तस्वीर लगी हुई छोड़ के आ गए थे, ये ना हो कि कुछ अरसे बाद गांधी की तस्वीर लगा दें। जिन्हें नफीस समझते रहे वो नफीस थे नहीं, आखिर में वक्त पे आके वो निकले। वो हम भी मामू बने भाई, कोई भी मामू बन सकता है, बिल्कुल मामू बने, हम समझते एग्री करते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। गंदम दरामद करने की इजाज़त देने, आटे और चीनी की कीमतों में नज़रसानी की समरी भी पेश की जाएगी। तो इसी के ऊपर बात कर लेते हैं। समा के नुमाइंदे शकील अहमद हमारे साथ मौजूद है। शकील, आगाह कीजिएगा इस इजलास के बारे में। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास में मुतअद्दिद निकात पर गौर किया जाएगा। इसी इजलास में गंदम की तलब और रसद का जायजा भी लिया जाएगा। मुकामी तलब के मुताबिक गंदम दरामद करने की इजाज़त दी जाएगी और साथ साथ पासपोर्ट पंजाब को इजाफी गंदम खरीदने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान है। एजेंडे के मुताबिक आटे और चीनी की कीमतों में नजरसानी की समरी इजलास में पेश की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म रिलीफ पैकेज 2020 में जो ऐलान किया गया था, उसको मई और जून के लिए मजीद तोसी देने की मंजूरी का इम्कान है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान से शंदूर रोड की तामीर के लिए इजाफी रकम की मंजूरी दी जाएगी और इजलास में वफाकी टैक्स मुख्तसिब सेक्रेट के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट की मंजूरी का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया शकील अहमद।